नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने वाले हैं कश्मीर की घाटी या जम्मू कश्मीर का प्रादेशिक भूगोल। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जम्मू कश्मीर की स्थिति क्या है। तो जम्मू कश्मीर भारत के सब उत्तरोत्तर जो स्थान है यानी हिमालय के रेंज के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण सामरिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में पहचान रखता है। विस्तार की बात करें तो 32 डिग्री 17 मिनट से लगाकर 36 डिग्री 58 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 72 डिग्री 26 मिनट से 83 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में, यानी अक्षांश और देशांतर जो विस्तार है वो जम्मू कश्मीर का इस प्रकार से देखने को मिलता है। बात करें इसकी सीमाओं की तो इसकी उत्तरी सीमा यानी इस प्रदेश के उत्तर पश्चिमी जो सीमा है वो अफगानिस्तान के साथ लगती है। पश्चिमी सीमा जो है वो पाकिस्तान के साथ लगती है तथा उत्तरी तथा पूर्वी सीमा है वो चीन से स्पर्श करती है। तो इस प्रकार से ये चारों दिशाओं से अगर देख सकते हैं तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन से घिरा हुआ क्षेत्र है। तो तीन अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ यानी ये मैकमोहन रेडक्लिफ रेखा और डुरंड रेखा के साथ अपनी सीमाएं शेयर करता है। अफगानिस्तान के साथ इस क्षेत्र की जो सीमा है वह पाक अधिकृत कश्मीर या POK के साथ लगती है। कुल क्षेत्रफल है 2,22,236 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर दोनों एक ही है। इसमें गैर कानूनी ढंग से लगभग 78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो POK के नाम से जाना जाता है वो इसमें माना जाता है। और इसके साथ अक्साई चीन वाला जो क्षेत्र है 42,735 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है वह चीन के कब्जे में है। तो ये दोनों हिस्से हमारे पास यानी 78 और ये 42 वाला, या लगभग हम कह सकते हैं कि ये लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है वह दूसरे देशों के बीच में या पाकिस्तान के साथ POK वाले क्षेत्र में तथा अक्साई चीन के रूप में हमारे पड़ोसी देश जो चीन है उसके कब्जे में है। अवैध कब्जे वाला जो क्षेत्र है उसको छोड़कर देखा जाए तो कुल क्षेत्रफल का यानी पूरे जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल का हमारे पास जो 1,01,387 वर्ग किलोमीटर रह जाता है, यानी आधा उनके पास है। 2001 की जो जनगणना हुई थी उस समय यहाँ की जो जनगणना हुई और उस समय यहाँ की जो पॉपुलेशन थी वह 1,69,917 लोग यहाँ पर निवास करते थे। जनगणना 2011 की बात करें तो लगभग 12.55 मिलियन जनसंख्या अभी वर्तमान की जम्मू कश्मीर की है। बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रकार का अगर वहाँ की जनघनत्व की बात करें तो जनघनत्व जो है वो 99 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनगणना 2001 के अनुसार था। वर्तमान यहाँ की जनगणना का कंपैरिजन हम वर्तमान में इस प्रकार से कर सकते हैं। तो लगभग 1.25 करोड़ जो थी 2011 के अंतर्गत है। 2001 की जो जनगणना थी उसमें केवल 1.1 करोड़ जनसंख्या यहाँ पर थी। वास्तविक जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पर आंकड़े दिए गए हैं। लिंगानुपात जो है इस प्रकार से देखा जा सकता है कि जो लिंगानुपात है वह 2001 के मुकाबले 2011 में थोड़ा सा कम हुआ है। इस प्रकार से बाल लिंगानुपात भी यहाँ पर देखा जा सकता है पर कम हुआ है। तो कहीं न कहीं यहाँ पर महिलाओं की जो स्थिति है वो बदतर यहाँ पर दिखाई जा रही है। अगर दोनों के जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 2001 में यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व था वह 46 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर था और अभी वो बढ़कर 56 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर वर्ग मील के हिसाब से देखा जाए तो ये दोनों आंकड़े दे रखे हैं। तो जनसंख्या और जनगणना के आधार पर इस प्रकार से आंकड़े देखा जा सकते हैं। साक्षरता की बात करें तो 2001 में यहाँ पर जो साक्षरता थी 55.52% थी, लेकिन वर्तमान में यहाँ पर 67.16% यहाँ पर जनगणना जो साक्षरता है वो देखने को मिलती है। कुछ और विशेषताएं अगर इसके बारे में बात करें तो अधिकांश जो क्षेत्र हैं को पूरा का पूरा पर्वतीय क्षेत्र है। केवल दक्षिण पश्चिम का जो मैदानी भाग है यानी पंजाब के साथ जो लगा हुआ जो क्षेत्र है वह मैदानी क्षेत्रों के पास में आपको देखने को मिल सकता है। कश्मीर में मुख्य रूप से दो पर्वत श्रृंखला दो श्रेणियां आपको देखने को मिल सकती हैं। ऊपर की तरफ काराकोरम है तथा दक्षिण के अंतर्गत हिमालय जो जास्कर जो श्रेणी है वह हिमालय के अंतर्गत है, लेकिन काराकोरम है वो आपके ट्रांस हिमालयन क्षेत्र का क्षेत्र है। और इन दोनों के मध्य में सिंधु नदी जो है वह उसकी घाटी में बहती है। हिमालय की प्रमुख श्रेणी का जो दक्षिणी ढाल है
यानी दक्षिणी ढाल का अगर हम बात करें तो भारत की तरफ का जो ढाल है, वहीं पर संसार की जो प्रसिद्ध कश्मीर घाटी है वह वहाँ पर स्थित है, जो दूसरी ओर पीर पंजाल के पर्वत से घिरी हुई है। यानी अगर हम कहें कि इसी हिमालय के दक्षिण में आपके कश्मीर की घाटी है, और कश्मीर घाटी के एक तरफ आपके पीर पंजाल की श्रेणी है। पीर पंजाल जो पर्वत है उसका क्रम में दक्षिण में पंजाब की सीमावर्ती जो नीची व काफ़ी कटि विदीर्ण जो तृतीय युगीन जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर देखने को मिलती है। तो पूरा का पूरा जो कश्मीर है उसको मुख्य रूप से हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं प्राकृतिक रूप से। एक तो है जम्मू, और जम्मू की जो पहाड़ियों का जो क्षेत्र है, उसके बाद कश्मीर, और कश्मीर के बाद आता है आपका लद्दाख, बलूचिस्तान, गिलगित के क्षेत्र। यानी अगर हम भारत की तरफ से हिमालय की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले हमें जम्मू की पहाड़ियाँ देखने को मिलेगी, फिर कश्मीर की घाटी आएगी, और फिर उसके बाद आपके लद्दाख, बाल्टिस्तान व गिलगित के क्षेत्र आएंगे। कश्मीर का जो अधिकांश जो भाग है कश्मीर का, वह चिनाब, झेलम, सिंधु नदी की घाटियों के अंदर स्थित है। केवल मुजताग और काराकोरम पर्वतों के उत्तर तथा उत्तर पूर्व के जो निर्जन और अधिकांश जो अज्ञात क्षेत्र हैं उसका जल मध्य एशिया की ओर प्रभावित होते हैं, यानी ऊपर की तरफ, यानी उत्तर की तरफ उसका पानी जाता है। बाकी का सारा जो पानी है वह दक्षिण की तरफ, भारत की तरफ चलता है। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा आपके कश्मीर की घाटी का क्षेत्र है। कश्मीर की घाटी की जो क्षेत्र की कुछ और विशेषताएं हैं, बढ़ते हैं हम वापस। हाँ, तो यहाँ पर हम जनगणना की विशेषताओं के देखने के बाद काफ़ी अत्यंत सामरिक स्थिति रखता है। भारत का ताज मुकुट के नाम से भी इसे जाना जाता है, क्योंकि ये सबसे ऊपरी जो क्षेत्र है, तथा इसी ताज को लेकर भारत, पाकिस्तान तथा चीन के मध्य अक्सर संघर्ष होता रहता है। इसके साथ साथ ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर 3 धर्म और संस्कृतियों का मिलन हुआ। एक तरफ आपका इस्लाम धर्म है, एक आपका बौद्ध धर्म है, और एक हिंदू धर्म है। यानी हिंदू, मुस्लिम और बौद्ध तीनों धर्मों का जो प्रसार है वो यहीं से माना जाता है। कश्मीर का जो प्रशासनिक क्षेत्र है उसको 3 प्रांतों के अंतर्गत बांटा जाता है, और तीनों जो प्रांत है वो अलग अलग धर्मों में अपना प्रभुत्व रखते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि जम्मू जो भाग है, जम्मू के अंतर्गत डोडा, उधमपुर, जम्मू, कठुआ और पुंछ, ये जो क्षेत्र है वहाँ पर हिंदू धर्म का प्रभुत्व आपको देखने को मिलता है। यानी कश्मीरी पंडित वगैरह का जो क्षेत्र है वो आपको इस क्षेत्र के अंतर्गत देखने को मिलता है। कश्मीर का जो प्रांत जिसके अंतर्गत आपका अनंतनाग, श्रीनगर और बारामूला जिले हैं, वहाँ पर आपको मुस्लिम धर्म का बाहुल्य देखने को मिलता है। लेकिन इससे ऊपर जब आप लेह लद्दाख की तरफ जाते हैं, ट्रांस हिमालयन क्षेत्र की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर बौद्ध धर्म की प्रधानता आपको देखने को मिलती है। तो ये तो था एक सामान्य परिचय। आगे बढ़ते हैं। यहाँ की जो धरातलीय और भौगोलिक जो संरचना है, यानी रिलीफ फीचर किस प्रकार का है, तो पूरा का पूरा पर्वतीय क्षेत्र है, इसलिए धरातल काफ़ी विषम है। मोड़दार पर्वत श्रेणियों के बीच ये पूरा का पूरा क्षेत्र फैला हुआ है। 5 समानांतर पर्वत श्रेणियाँ और उनके मध्य स्थित कई प्रकार की जो घाटियाँ हैं वो इस प्रकार से, यानी इस प्रकार से 5 पहाड़ और 5 पहाड़ों के बीच में इस प्रकार से घाटियाँ देखने को मिलती हैं। और सभी की सभी जो श्रेणियाँ हैं वो उत्तर से पश्चिम की ओर तथा उत्तर पश्चिम से लगाकर दक्षिण पूर्व की दिशा में फैली है। इस प्रदेश के उत्तर पूर्व में तिब्बत का पठार, उत्तर पूर्व का अर्थ हो गया ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, यानी कश्मीर का अगर हम इस प्रकार से क्षेत्र बनाए तो कश्मीर क्षेत्र का उत्तर पूर्व का क्षेत्र, ये क्षेत्र, इस दिशा का जो क्षेत्र है वो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वह आपके तिब्बत के पठार वहाँ पर स्थित है। और पूरे के पूरे अगर कश्मीर क्षेत्र की बात करें तो इसे 8 भौतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है। हर भौतिक प्रदेश जो होता है उसकी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। 8 प्रदेशों में सबसे पहले जम्मू की पहाड़ियाँ, यानी हम उत्तर से दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रहे हैं, वहाँ का समतल मैदानी पत्ती क्षेत्र है। फिर जम्मू की पहाड़ियाँ आएगी, फिर मध्य हिमालय आएगा, मध्य हिमालय के बाद आपकी कश्मीर की घाटी, कश्मीर की घाटी के बाद महान हिमालय, महान हिमालय के बाद लद्दाख, लद्दाख के बाद काराकोरम, और काराकोरम के बाद है आपका अक्साई चीन, जो थोड़ा सा उत्तर पूर्व की दिशा के अंतर्गत देखने को मिलता है। सबसे पहले हम जम्मू की जो संकरी पट्टी की बात करते हैं, तो यह पट्टी कश्मीर का जो क्षेत्र है उसके दक्षिण पश्चिमी भाग में झेलम और रावी नदियों के बीच ये पूरा का पूरा क्षेत्र फैला हुआ है। ढाल जो है इसका दक्षिण पश्चिम की ओर है, यानी जो पाकिस्तान की तरफ है इसका ढाल ज़्यादा है। इसको रावी और चिनाब जो नदियां हैं, जो सिंधु की सहायक नदियां हैं, इन्होंने काफ़ी काट पीट दिया है, कहने का अर्थ है काफ़ी ज़्यादा अपर्दन से ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है बीहड़ क्षेत्र के रूप में बदल चुका है, जहाँ पर इसे कंडी कहा जाता है। तो बीहड़ क्षेत्र जो है उसको जम्मू कश्मीर में कंडी कहा जाता है। वैसे ही याद रखिएगा कि ऐसा ही जो बीहड़ क्षेत्र है उस बीहड़ क्षेत्र को चंबल नदी का जो क्षेत्र है वहाँ पर इसे बैडलैंड टोपोग्राफी
या उत्खात भूमि के नाम से जाना जाता है। और इसी पहाड़ियों का ये जो समतल जो क्षेत्र है वहाँ पर जम्मू नगर स्थित है। इस मैदान के दक्षिण में शिवालिक की पहाड़ियाँ फैली हुई है, जिसके द्वारा ये मैदान पंजाब के मैदान में मिल जाता है। पूरा का पूरा उत्तर का क्षेत्र। उसके बाद हम जम्मू की पहाड़ियों की बात करते हैं। तो शिवालिक पहाड़ियों का ही अंग है। पंजाब के मैदान से उत्तर की ओर प्रारंभ में मंद ढाल रखती हुई बाद में तेजी से 600 मीटर की ऊंचाई प्राप्त कर लेती है। यानी धीरे धीरे मंद ढाल है और मंद ढाल करते हुए एकदम से 600 मीटर तक ऊंची आपको पहाड़ियाँ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। पहाड़ियों की बात करें तो ये जो पहाड़ियाँ हैं वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा के अंतर्गत फैली हुई है। कई ऐसी डीप वैलीज यहाँ पर, नमन यानी डीप वैलीज यहाँ पर, या स्ट्राइक वैली जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा उधमपुर और कोटली यहाँ पर दून घाटियाँ हैं। दून और द्वारा आप जानते होंगे कि पहाड़ियों की जो ढाल जो पश्चिम की तरफ है तो उन्हें दूर कहा जाता है, दून कहा जाता है, और जो पूर्व की तरफ का जो ढाल है उसे द्वार कहा जाता है, जैसे कि देहरादून, पाटलिपुत्र, और इसी प्रकार से हरिद्वार जो क्षेत्र है वो आपके पूर्व की तरफ देखने को मिलता है। तरसरी चट्टानी से पूरा पूरा क्षेत्र हुआ। 1200 से अधिक मीटर की औसत ऊंचाई वाली पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलती है। तीसरा जो है वह है मध्य हिमालय क्षेत्र। मध्य हिमालय क्षेत्र जो पीर पंजाल क्षेत्रों के, पीर पंजाल जो पर्वतीय क्षेत्र है उसके आसपास फैला हुआ है। लगभग औसत ऊंचाई 3.5 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक देखने को मिलती है। यहाँ पर गहरी कटी या खड़े ढाल वाली, जैसे कि गॉर्ज और कैनियन होते हैं, उस प्रकार की घाटियाँ देखने को मिलती है। ये भी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर फैले हुए हैं और हिमाचल प्रदेश में आके धौलाधर जो श्रेणी है उसमें मिल जाते हैं। उत्तर का और का जो ढाल है काफ़ी धीमा है, लेकिन दक्षिण की ओर का जो ढाल है वो काफ़ी तेज, यानी भारत की तरफ अगर इसके ढाल की बात करें तो वह थोड़ा सा तेज है, और जो ट्रांस हिमालयन की तरफ का जो क्षेत्र है वो ढाल काफ़ी धीमा है। कई प्रकार की भूगर्भिक युगों की चट्टानें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसके अंतर्गत आपको पीर पंजाल, बनियाहाल, बुदिल पीर, ये प्रमुख 3 दर्रे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। दर्रे यानी पासेज आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण है कश्मीर की घाटी। हालांकि आपके सिलेबस में केवल कश्मीर की घाटी दे रखा है, लेकिन कश्मीर की घाटी के बारे में न जानकर आपको पूरा पूरा कश्मीर के बारे में जानना होता है। तो पीर पंजाल और महान हिमालय के बीच में लगभग 4900 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये कश्मीर की घाटी का क्षेत्र फैला हुआ है। लंबाई 135 किलोमीटर और चौड़ाई इसकी 40 किलोमीटर तक देखने को मिलती। झेलम नदी यहाँ की मुख्य नदी है और इसी नदी के डिपोजिट से इस मैदान का निर्माण हुआ है। समुद्र तल से लगभग 1.6 किलोमीटर तक ऊंचा क्षेत्र है। झेलम नदी जो है यहाँ पर उत्तरी भाग में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बहती। प्लीस्टोसिन काल के करेवाज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। करेवाज जो है वह हिमानिक रत यानी ग्लेशियर्स के कुछ डिपोजिट्स यहाँ पर फ्लूविल्स देखने को मिलते हैं, और इसी करेवाज के अंतर्गत यहाँ पर जाफरान या सैफरॉन या केसर की जो खेती है वह इसी करेवाज मिट्टी के अंतर्गत की जाती है। इन चौड़े सीधेदार चबूतरों का निर्माण यहाँ पर देखने को मिलता है। प्रमुख ये जो क्षेत्र है यहाँ पर डल झील और वुलर झील दोनों झीलें यहीं पर देखने को मिलती हैं। विवर्तनिक दृष्टि से अंडाकार दून घाटी के समान ये देखने को मिलती हैं, और इसके धरातलीय मानचित्र पर 2 पर्वतों के बीच सफ़ेद पद चिन्ह, यानी 2 पर्वतीय चिन्हों के बीच में एक सफ़ेद पद चिन्ह यानी पैरों के निशान के समान देखने को मिलती है। ये घाटी पीर पंजाल और बनियाल 2 यहाँ पर दर्रे हैं, और पंजाब मैदान की ओर से पहुँचनी है, यानी पीर पंजाल से या बनियाल दर्रे से या पंजाब मैदान की सहायता से इस क्षेत्र में आप पहुँच सकते हैं। फिर इसके बाद आता है आपका महान हिमालय। महान हिमालय कश्मीर घाटी के उत्तर में स्थित क्षेत्र है और जास्कर श्रेणी के अंतर्गत ये पूरा का पूरा क्षेत्र है। जास्कर श्रेणी यहाँ पर पाई जाती है। सिंधु नदी यहाँ पर गहरा गॉर्ज बनाते हुए बहती है। यहाँ पर महान हिमालय जो श्रेणी है वो पंगी श्रेणियों के दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर फैली है। उत्तर में जास्कर इसके समानांतर फैली है और आगे जाकर ये हिमालय से जुड़ जाती है और सिंधु नदी के मोड़ तक ये बहती रहती है। इस मोड़ पर नंगा पर्वत इसके किनारे पर अपने सिंधु नदी का जो तट है वहाँ पर गहरी कंदरा आपको देखने को मिलती है। औसत ऊंचाई जो है 6000 मीटर है। 13 चोटियाँ 6000 मीटर से ऊंची देखने को मिलती हैं। कई ऐसे दर्रे हैं जो इस मार्ग के अंतर्गत स्थित है जी, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपके जोजिला दर्रा जो लेह की ओर जाता है।
इस दर्रे में द्रास जोजिला जो नदियां हैं बहती हैं। प्रसिद्ध अमरनाथ की गुफा जो है वो जोजिला के दक्षिण में स्थित सिंध घाटी के ऊपर स्थित है। इसके अलावा नदी पर तिरछे ढाल इस गुफा के लिए प्रसिद्ध मार्ग प्रदान करते हैं। यहाँ पर पूंगा जो है वहाँ पर आपको हॉट स्प्रिंग देखने को मिलते हैं, गर्म जल का स्रोत, यानी ज़मीन के अंदर से आपको गर्म पानी जो है वह निकलते हुए देखने को मिलता है। तो पूगा क्षेत्र यहाँ पर देखने को मिलता है। समुद्र तल से लगभग 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इस जो विद्युत ऊर्जा है उसका प्रयोग विद्युत बनाने के अंतर्गत किया जाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट आगे बढ़ता है लद्दाख श्रेणी। सिंध व श्योक नदी के बीच का जो क्षेत्र है वह लद्दाख पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ये ट्रांस हिमालय की प्रमुख श्रेणी के रूप में जानी जाती है। लगभग 350 किलोमीटर लंबी और लगभग 50 किलोमीटर चौड़ी ये लद्दाख श्रेणी है। तो अगर हम पर्वतों का श्रृंखला अगर देखें तो सबसे पहले पीर पंजाल है, फिर जास्कर है, फिर लद्दाख है और फिर काराकोरम, ये श्रृंखला पाई जाती है। जो लद्दाख और काराकोरम ये जो हिस्सा है ये पीओ के आपके ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। पीर पंजाल और जास्कर जो है ये दोनों जो है यानी पी जे एल एंड के ये क्रम पाया जाता है दक्षिण से जब हम उत्तर की तरफ जाते हैं। तो हम इस लद्दाख श्रेणी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये सिंध और श्योक नदियों के संगम स्थान पर तिब्बत की जो पश्चिमी सीमा तक ये देखने को मिलती है। विस्तार की बात करें तो उत्तर पश्चिम से लगभग दक्षिण पूर्व दिशा में ये देखने को मिलती है। औसत ऊंचाई 4.5 किलोमीटर और कहीं कहीं पर ये काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई देखने को मिलती है, यानी काफ़ी कटा फटा और ऊंचा नीचा क्षेत्र देखने को मिलती है। लगभग 9 चोटियाँ जो हैं यहाँ पर इस क्षेत्र की 6 किलोमीटर से भी ऊंची देखने को मिलती है और 15 जो चोटियाँ हैं वह 5 से 6 किलोमीटर के बीच ऊंचाई रखती हैं। कॉर्बेट, खारदुंग, चांगला ये यहाँ पर 2 से लगाकर 3 ये पासेज यहाँ पर देखने को मिलते हैं और कई प्रकार के ग्लेशियर्स भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। फिर हम काराकोरम की बात करते हैं तो दक्षिण उत्तर पश्चिम में हुंजा ये नदी है। हुंजा नदी से लगाकर श्योक नदी के बीच में लगभग 400 किलोमीटर की लंबाई में ये काराकोरम श्रेणी पाई जाती है। तो काराकोरम जो है ये श्रेणी किसके अंतर्गत आपके पूरा का पूरा ट्रांस हिमालयन क्षेत्र के अंतर्गत है। इसे वधुरा की ध्वल शीर्ष के नाम से भी जाना जाता है। वधुरा यानी ये ध्वल शीर्ष का अर्थ होता है ये पूरा का पूरा हमेशा बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र रहता है। वधुरा जो है वो पृथ्वी के संदर्भ में लिया जाता है कि ये एक सफ़ेद मुकुट के समान दिखाई देती है। तो भारत ये जो काराकोरम की बात करते हैं तो ये भारत को तिब्बत के पठार से अलग करते हैं। तिब्बत की नॉट पामीर नॉट का हमने देखा होगा, पामीर नॉट से कहीं जैसे कि कुनलुनसान निकलता है, कुनलुनसान है, त्यानसान है, फिर हिमालयन जो क्षेत्र है। तो यहाँ पर हिमालय और इस पामीर नॉट के बीच का जो क्षेत्र है वो पूरा इस काराकोरम के द्वारा अलग होता है। पूरा का पूरा जो क्षेत्र है आगे देखिएगा वो पामीर घाट में ये मिल जाती है। पूरी जो श्रेणी है वो बर्फ से ढकी रहती है। विश्व के जितने भी जो प्रसिद्ध ग्लेशियर्स है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिसमें इस पर है ये बाल्टूरा 58 से 61 किलोमीटर लंबाई रखते हैं। इसके अलावा सियाचिन जो ग्लेशियर है जो 72 किलोमीटर लंबा है वह नुब्रा में गिरता है। नुब्रा एक नदी है, नुब्रा घाटी भी है वहाँ पर, तो नुब्रा के अंतर्गत ये देखने को मिलता है। बियाफो और बाल्टेरो जो हिमनद है वो 60 किलोमीटर लंबे है। और सिंध की जो सहायक नदी है शिगार के अंतर्गत बियाफो और वाल्टेरो गिरते हैं। इसी प्रकार से नुब्रा जो है जो नदी है और एक घाटी भी है वो आपके सियाचन जो है उसमें। इसी प्रकार से हिमनद जो हिस्पर और बाल्टूरा है वो दोनों जो है वो सिंध नदी के अंतर्गत गिरते हैं। तो यानी ये जो ग्लेशियर है इन नदियों के अंदर मिलते हैं। और क्या विशेषता है तो काराकोरम में भारत की सबसे ऊंची चोटी जिसे K2 या गार्डविन ऑस्टिन कहा जाता है 8,611 मीटर ये ऊंची है, यानी 8.6 किलोमीटर ऊंची है। ये विश्व की सबसे ऊंची दूसरी चोटी है। पहली चोटी है माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है। दूसरी जो है ये पाक अधिकृत कश्मीर का भाग है। K2 भारत में स्थित भारत की जो मुख्य जो चोटी है वह है कंचनजंगा है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। भारत में स्थित की बात करें तो वो कंचनजंगा के अंतर्गत। इसके अलावा अनेक जो चोटियाँ हैं 7.5 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलती हैं। दर्रे जिसके अंतर्गत काराकोरम जो दर्रा है वो समरकंद को रास्ता प्रदान करता है, अफगानिस्तान की तरफ जाने का रास्ता है। फिर आता है अक्साई चीन। अक्साई चीन जो क्षेत्र है वह काराकोरम और
व्यूनलुन जो श्रेणियां हैं उसके बीच में एक मैदानी क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र है वो चीन के भाग के अंतर्गत है, यानी भारत के ऊपर के दो कान हैं, तो ऊपर के कान वाला ये जो भाग है, ये भाग जो है ये अक्साई चीन है, और ये जो भाग है वो POK के नाम से जाना जाता है। तो यही वो अक्साई चीन है, और ये वास्तव में एक अंतर पर्वतीय पठार है। अंतर पर्वतीय पठार का अर्थ हो रहा है कि चारों तरफ से पर्वतीय पर्वत है, और बीच में जो प्लेट्यू होता है उसे हम इंट्रा माउंट प्लेट्यूज के नाम से जानते हैं। इसे लिंगने टांग का मैदान भी कहा जाता है। 4.5 किलोमीटर की औसत ऊंचाई रखता है, लेकिन कहीं कहीं पर भी इससे भी अधिक ऊंचाई देखने को मिलती है। लगभग 6 किलोमीटर ऊंचे क्षेत्र यहाँ पर देखने को मिलता है। पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वह ग्लेशियर्स से इरोजन का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर खारे पानी की भी झीलें मिलती हैं, और इसमें अनेक नदियाँ अपना पानी डालती हैं। आंतरिक जल प्रवाह का अंदर, यानी वहाँ पर आपको इस प्रकार के आंतरिक जल प्रवाह का देखने को मिल सकता है, यानी बीच में झील है और चारों तरफ से आपको पानी पानी देखने को मिलता है। प्रमुख नदियाँ इस घाटी क्षेत्र की बात करें तो इस नदियाँ का जो क्षेत्र है बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, तो वहाँ पर ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं के बीच गहरी गहरी गार्ज और कैनियन बनाते हुए यहाँ पर काफ़ी नदियाँ बहती हैं। सिंधु नदी जो तिब्बत के पठार से निकलकर हिमालय को एक गहरे कंदरा के रूप में लगभग 5180 मीटर तक ये काटती हुई यहाँ से निकलती है। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं इसमें झेलम महान हिमालय से निकलती है, पीर पंजाल को बारामुंडा के पास ये पार करती हुई मैदान में प्रवेश करती है। इसके अलावा पीर पंजाल के अंदर जन्म लेने वाली नदियां जो हैं वो जम्मू की पहाड़ियों को पार करते हैं, और हिमालय की अनेक घाटियां जो हैं वहाँ पर 300 मीटर से भी ऊंची क्षेत्र देखने को मिलती है। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर नदियों का सिस्टम देख सकते हैं। तो काराकोरम जो है ये यहाँ पर काराकोरम है। काराकोरम के बाद ये है आपके लद्दाख, यहाँ जास्कर, और जास्कर के नीचे यहाँ पर आपको पीर पंजाल देखने को मिलेगा। तो जास्कर कहाँ पर है? महान हिमालय के अंतर्गत है। यहाँ पर नदियों की बात करें जो गिलगित नदी है, गिलगित नदी के यहाँ पर सिंध नदी है। सिंध नदी जो है यहाँ से पाकिस्तान के अंदर चली जाती है। इसके अलावा यहाँ पर सिंध की सहायक नदी है शोक, यहाँ पर पीर पंजाल की श्रेणियों के अंतर्गत आपको पीर पंजाल, और पीर पंजाल की जो सहायक श्रेणी है उसके अंतर्गत आपके झेलम नदी यहाँ पर बहती है। इसके अलावा चिनाब है, रावी है, ये कुछ नदियाँ हैं जो इस क्षेत्र के अंतर्गत देखने को मिलती है। फिर झेलम नदी जो है वो कश्मीर के अंदर बहती है, वुलर झील के अंदर से बहती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि एक कौन सी नदी है जो वुलर झील से होती हुई आगे बढ़ती है, तो वो झेलम नदी है। बारामूला से मुजफ्फराबाद जो है उसके बीच में पीर पंजाल की जो चोटियाँ हैं उसको काटती हुई ये काफ़ी गार्ज बनाते हुए ये आगे बढ़ती है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो लिद्दर है, सिंध है, किशनगंगा है, और एक पूंछ नदी है जो बाही और से इसके अंदर मिलती है। पूरे के पूरे जल क्षेत्र की अगर जलवायु की बात करें तो ये जो क्षेत्र है, जैसे कि लद्दाख की बात करें तो लद्दाख के अंदर आपको अल्पाइन से लेकर आपको जम्मू कश्मीर में उपोष्ण प्रकार की, यानी काफ़ी गर्म, जम्मू कश्मीर पूरा का पूरा आपको जम्मू कश्मीर का जो जम्मू भाग है वहाँ पर आपको जयपुर जैसी क्लाइमेट देखने को मिलती है, और वहाँ पर सबसे ऊपर का जो क्षेत्र जिसे लद्दाख कहा जाता है वहाँ पर आपको एक हिम आच्छादित क्षेत्र देखने को मिलता है। तो यहाँ पर दोनों प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। तो यहाँ की जो जलवायु की धरातलीय दशाएं हैं और वो इसकी जो स्थिति है वो यहाँ की जलवायु को प्रभाव डालती है। इस प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान जो है लेह, और सबसे गर्म स्थान है वो जम्मू है। इसे कोल्ड डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। जनवरी यहाँ का सबसे ठंडा महीना है, और जुलाई यहाँ के सबसे गर्म महीना के नाम में देखा जाता है। इसी प्रकार से द्रास जो विश्व का सबसे ठंडा, दूसरा ठंडा जो स्थान है वो यहाँ पर स्थित है, यानी विश्व का सबसे ज़्यादा जो ठंडा स्थान है उसके बाद फर्स्ट जो स्थान है उसके बाद दूसरा जो ठंडा स्थान है वो द्रास यहीं पर स्थित है, जहाँ का तापमान -70 डिग्री तक रहता है, और जम्मू में तापमान उस समय 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपको देखने को मिलता है। महान हिमालय और उसकी उत्तरी जो भूभाग का जो क्षेत्र है वहाँ पर साल भर बर्फ गिरता रहता है, जल वर्षा भी होती है, बर्फ वर्षा भी देखने को मिलती है। पश्चिमी चक्रवात का जो प्रभाव होता है यहाँ पर काफ़ी अधिक देखने को मिलता है। मानसूनी हवाएं यहाँ पर केवल पीर पंजाल के दक्षिणी ढाल तक ही अपना प्रभाव डालती है, यानी दक्षिण मानसूनी हवाओं का तात्पर्य है जो बंगाल की खाड़ी या जो अरब सागर से जो तो आपके मानसून आता है वो हवाएं या पीर पंजाल के दक्षिणी जो भाग है वहीं पर अपना प्रभाव डालती हैं, यानी वहीं पर बारिश कर पाती है। यहाँ पर मानसून की जो हवाएं हैं
जुलाई के प्रथम सप्ताह में प्रवेश करती हैं, जहाँ पर राजस्थान के बाद जब ऊपर का जो क्षेत्र होता है वहाँ पर हिमालय के सारे ये शाखा जो है ऊपर की ओर पहुँचती है और 15 सितंबर तक वापस ये लौट जाती है। यहाँ पर इस मानसून से लगभग 40% वर्षा जो होती है वो इससे प्राप्त होती है। वार्षिक वर्षा का औसत लगभग 65 सेंटीमीटर रहता है। वर्षा की मात्रा की बात करें तो उत्तर पूर्व से यानी नॉर्थ ईस्ट से हम साउथ वेस्ट की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर वर्षा की मात्रा आपको देखने को मिलता है। जैसे कि गिलगित में आपको केवल 5 सेंटीमीटर वर्षा देखने को मिलेगी, लद्दाख में 8 सेंटीमीटर, कश्मीर की घाटी में काफ़ी अच्छी बारिश 68 सेंटीमीटर, जम्मू में आपको 115 सेंटीमीटर वर्षा देखने को मिलती है। इसके अलावा शीतकालीन जो चक्रवात होते हैं उसके माध्यम से श्रीनगर में 20 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर, सोनमर्ग में 80 से 90 सेंटीमीटर बारिश आपको देखने को मिलती है और ये भी जो बारिश है वो पूर्व की ओर धीरे धीरे कम देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से जलवायु की दृष्टि से यहाँ पर देखें तो पूरा का पूरा जो कश्मीर घाटी का चित्र है उसे 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है। लद्दाख जहाँ पर अल्पाइन उच्च प्रदेश है यानी ध्रुवीय, यहाँ पर आपको जलवायु देखने को मिलती है। जम्मू कश्मीर काफ़ी आर्द्र है यानी बारिश भी होती है लेकिन काफ़ी गर्म क्षेत्र देखने को मिलता है। लद्दाख जो क्षेत्र है वो जम्मू के सबसे ऊपर वाला क्षेत्र है और वहाँ पर हमेशा बर्फ़ रखी जाती है यानी जलवायु दरारती जो विशेषता है यानी उसका प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं यहाँ की मिट्टियों की। तो मिट्टियों की बात करते हैं तो मिट्टियाँ यहाँ पर जो पाई जाती हैं तो मुख्य रूप से तो पर्वतीय मिट्टियाँ पाई जाती है, लेकिन कांप मिट्टियाँ यानी नदियों का चित्र है और नदियों से आने वाली जो मिट्टियाँ हैं जिसे हम एलुवियल सॉइल्स कहते हैं तो एलुवियल सॉइल्स देखने को मिलती हैं। तो यहाँ की जो दक्षिण जम्मू की जो पहाड़ियाँ हैं तो कश्मीर की घाटी है वहाँ पर आपको कांप मिट्टी देखने को मिलती है। दक्षिण में दोमट और बलुई दोमट प्रकार की मिट्टी देखने को मिलती है। कश्मीर घाटी है जहाँ पर चीका दोमट मिट्टी है पाई जाती है जिसे हम करेवा भी कहा जाता है। सैफ्रॉन या जाफरान की जो खेती है यहाँ पर की जाती है। इसके अलावा पर्वतीय मिट्टियाँ तो घास स्थली यानी मिडोज जो है पॉडजोल मृदा यहाँ पर देखने को मिलती हैं, तो बर्फ़ से ढकी हुई मिट्टी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये यहाँ का मिट्टियों का क्षेत्र है। और जलवायु यहाँ पर अल्पाइन से लगाकर उपोष्ण प्रकार की देखने को मिलती है। सबसे ठंडा स्थान लेह है और सबसे गर्म स्थान जम्मू देखा जाता है। बारिश बूंदों के रूप में तथा बर्फ़ के रूप में दोनों प्रकार से देखने को मिलता है। जो मानसूनी वर्षा है उसका केवल 40% जो भाग है वो मानसूनी वर्षा से प्राप्त होता है। पूर्ण वर्षा की मात्रा की बात करें तो गिलगित और लद्दाख में लगभग 5 से 8 सेंटीमीटर देखने को मिलती है। वहीं आप जब दक्षिण की तरफ आते हैं तो जम्मू और जो कश्मीर की घाटी है वहाँ पर आपको 70 से 120 सेंटीमीटर तक भी देखने को मिलती है। जलवायु की दृष्टि से यह पूरा का पूरा जो क्षेत्र है 3 भागों में बांटा जा सकता है। काफ़ी ठंडी जलवायु लद्दाख क्षेत्र में देखने को मिलती है। जम्मू कश्मीर है वो काफ़ी गर्म रहता है। लद्दाख और जम्मू के बीच का जो क्षेत्र है वहाँ पर आप देखेंगे तो वहाँ की जो धरातलीय विशेषता है उसका जो प्रभाव वहाँ की जलवायु पर देखने को मिलता है। मिट्टियाँ जो है यहाँ पर 3 प्रकार की देखने को मिलती है। मुख्य रूप से एलुवियल सॉइल्स है, तो एलुवियल सॉइल्स आपको कश्मीर की घाटी में देखने को मिलती है। यहाँ पर दोमट, बलुई तथा कश्मीर घाटी के अंतर्गत आपको चिक्का मिट्टी भी देखने को मिल सकती है। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र है मिट्टियों का। तो पर्वतीय क्षेत्र है, ये पर्वतीय क्षेत्र, ये पर्वतीय क्षेत्र, इसके बीच में आपको उप पर्वतीय जो मृदा है वो यहाँ पर उप पर्वतीय मृदा देखने को मिल सकती है। और ये जो मृदा है यहाँ पर आपको वन मिट्टियाँ देखने को मिलती है। इसी प्रकार से मुख्य जो फसल है यहाँ पर वह रागी उगाई जाती है। रागी के बाद चावल, मक्का और गेहूँ की जो मात्रा है यहाँ पर कम देखने को। ये है रागी की फसल यानी कुछ दाने बाजरी के दाने के समान आपको देखने को मिलते हैं। तो रागी जो है वो इस प्रकार से होती है, अलग अलग प्रकार के व्यंजन हैं इससे बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार की जो फसल होती है उसे रागी कहा जाता है और यही जो रागी है यहाँ की मुख्य फसल के रूप में जानी। इसके अलावा यहाँ पर वन मिट्टियाँ भी देखने को मिलती हैं। वन मिट्टियाँ जो वनों के पर्वतों के जो दक्षिणी ढाल है यानी जो भारत की तरफ के जो ढाल है वहाँ पर पाए जाते हैं। जम्मू की पहाड़ियों के दोनों तरफ इस प्रकार के वन मिट्टियाँ देखने को मिलती है। इसके अलावा उप पर्वतीय मिट्टी जो है वो पर्वतीय क्षेत्रों के नीचे वाले भागों में देखने को मिलते हैं। नेचुरल वेजिटेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर पाई जाने वाली नेचुरल वेजिटेशन में मुख्य रूप से चट्टानी संरचना व ढाल की विशेषता, धरातल, समुद्र तल से ऊंचाई, जलवायु, ये सभी जो है यहाँ की वनस्पति पर प्रभाव डालते हैं। तो यहाँ पर टुंड्रा प्रकार की वनस्पति से लगाकर उष्ण पतझड़ यानी डेसिडियस टाइप की आपको वेजिटेशन देखने को मिलती है और टुंड्रा टाइप की अल्पाइन
यहाँ आपको वेजिटेशन देखने को मिलती है, यानी आपको लाइकेंस भी देखने को मिलेगा तथा साथ ही साथ यहाँ पर आपको हरे भरे वृक्ष भी देखने को मिलती है। पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वहाँ पर 22,145 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वन पाया जाता है। वन जो है काफ़ी असमान, यानी इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है अनइक्वल है। लद्दाख में केवल 5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर आपको वन देखने को मिलता है, इसी कारण उसको कोल्ड डेजर्ट के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होता है, तो कोल्ड डेजर्ट के रूप में इसे जाना जाता है। कश्मीर के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा वन देखने को मिलते हैं, लगभग 58.4% जो क्षेत्र है वहाँ पर आपको फॉरेस्ट जो देखने को मिलता है। जम्मू का 46% जो क्षेत्र है वहाँ पर वन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले जो वन होते हैं इनको 3 भागों में बांटा जा सकता है। उपोष्ण कटिबंधीय वन, इसके अंतर्गत 1500 मीटर यानी लगभग 1500 मीटर यानी 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये वन देखने को मिलते हैं। साल, ढाक, शेमल, आवल और शीशम के वृक्ष इसके अंतर्गत माने जाते हैं। फिर है शीतोष्ण कटिबंधीय, तो चौड़ी पत्ती और शंकु वाली पत्ती यानी कॉर्न शेप वाली जो पत्ती वाले जो वृक्ष हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ वर्षा की कमी और सर्दी बहुत अधिक होने के कारण इसका जो विस्तार है वह 1.5 किलोमीटर से लगाकर 3.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक देखने को मिलता है। जो निचले भाग है वहाँ पर लगभग 2.4 किलोमीटर की ऊंचाई पर चीड़, देवदार, बर्च, पॉपुलर, ऑक ये आपको वृक्ष देखने को मिलते हैं। 2.4 किलोमीटर से ऊंचे वाले भाग है वहाँ पर आपको ब्लू पाइन, सिल्वर फर, देवदार और बर्च के वृक्ष देखने को मिलते हैं। तीसरा जो है वो है पर्वतीय वन। पर्वतीय वनों की बात करें तो यहाँ पर लगभग 3.5 किलोमीटर से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाले जो वन होते हैं, जो काफ़ी ऊंचाई पर पाए जाते हैं, जूनिफर है, सिल्वर फल है और बीच, ये वृक्ष यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इनके बीच में यानी इन जो पौधे हैं, जो पेड़ हैं, उनके बीच में छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं जिसे मर्ग कहा जाता है। तो मर्ग जो है वो घास के मैदान है, सोनमर्ग है, गुलमर्ग है, वो इसी प्रकार से मर्ग के नाम से जाना जाता है, जिस प्रकार से इन्हें हिमाचल में बुग्याल और प्यार भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जड़ी बूटियाँ देखने को मिलती हैं। 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर का पूरा का जो चित्र है वो पूरा का पूरा बर्फ से ढका रहता है। पीर पंजाल जो श्रेणी है उसके दक्षिणी ढाल पर बारिश अधिक होते हुए भी वहाँ पर वनस्पति का अभाव पाया जाता है, लेकिन ऊपरी ढालों पर काफ़ी ज़्यादा वन देखने को मिलते हैं। एक यहाँ पर और भी है कि यहाँ पर ये वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत होने के कारण हिमालय का जो उत्तरी ढाल है वहाँ पर बारिश कम हो जाती है और वो रेन शेडो जोन के अंतर्गत भी जाना जाता है। जम्मू की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर वन बिखरे रूप में देखने को मिलते हैं। कश्मीर की जो घाटी है वो फर के वनों के लिए प्रसिद्ध हैं। देवदार, केल के वृक्ष यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कुल वनों का जो 40% है वहाँ तक ही लोगों की पहुँच है, यानी वहीं पर उसका व्यापारिक उपयोग किया जा सकता है और वनों से ही इस राज्य को सबसे ज़्यादा आय प्राप्त होती है। खनिज पदार्थों की बात करें तो यहाँ पर मुख्य जो खनिज पाए जाते हैं उसमें कोयला है। तो जम्मू में जंगल गली या कालाकोट का जो क्षेत्र है यहाँ पर 50 किलोमीटर लंबी पेटी में बिटुमिनस जो अच्छी प्रकार का कोयला माना जाता है और बिटुमिनस लो क्वालिटी का है, सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का एंथ्रेसाइट माना जाता है। तो ये कोयले के भंडार आपको देखने को मिलता है। लिग्नाइट जो टर्सरी कोयला है उसके भंडार भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कश्मीर के पश्चिमी भाग में बारामूला से लगाकर तितवाल के बीच का जो क्षेत्र है वहाँ पर आपको लिग्नाइट कोयले के भंडार देखने को मिलते हैं। इसके अलावा श्रीनगर के निकट के निचले भाग जो झेलम नदी है उसके आसपास के क्षेत्र में आपको कोयला देखने को मिलता है। इसके अलावा चूना पत्थर है, तो लगभग सभी जगह आपको लाइमस्टोन देखने को मिलता है। खुनियो दखरियो जो क्षेत्र है, जम्मू है, बसोली खान है, यहाँ के प्रमुख क्षेत्र हैं। प्रयोग जो है चूने पत्थर का इमारतों का निर्माण सीमांत बनाने के अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा जिप्सम है, गंधक है, तांबा है, लोहा है, ये सारी की सारी यहाँ पर पाए जाने वाले जो अन्य धातु हैं वो जो खनिज पदार्थ है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जस्ता, रियासी, सीसा, चांदी, सेठ, संदूक, किश्तवाड़, मुनियार क्षेत्र में आपको देखने को मिलते हैं। बढ़ते हैं आगे, कृषि अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो ज़्यादातर जो पूरा का पूरा क्षेत्र है यानी लगभग 78% जो हिस्सा है यहाँ का वह गाँवों के अंदर निवास करता है। लगभग 80% के रूप में यहाँ पर देखा जा सकता है और प्रमुख रूप से सभी का जो व्यवसाय है या फिर वनस्पति पर आधारित है या फिर कृषि आधारित है। तो कृषि भूमि का वितरण यहाँ पर काफ़ी असमान है क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर कृषि भूमि की उपलब्धता बहुत कम रहती है। तो पूरे प्रदेश की जो कृषि भूमि का लगभग 48% जो भाग है वह कश्मीर घाटी के अंतर्गत, यानी सबसे ज़्यादा जो खेती बाड़ी की जाती है वो कश्मीर घाटी के अंदर की जाती है।
इसके बाद 49% भाग जम्मू के अंतर्गत है और बाकी का जो क्षेत्र पाया जाता है वो लद्दाख के अंतर्गत पाया जाता है। जम्मू कश्मीर की जो कश्मीर घाटी है वहाँ पर 23% तथा जम्मू की जो 13% जो भूमि है कृषि योग्य। देखिएगा क्षेत्र ज़्यादा है लेकिन खेती योग्य जो भूमि है वो सबसे ज़्यादा कश्मीर घाटी के अंतर्गत पाई जाती है। लद्दाख में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत केवल 0.2% है क्योंकि वो डेजर्ट कोल्ड डेजर्ट के रूप में देखने को मिलता है। इसी प्रकार से कृषि योग्य भूमि का जो क्षेत्रफल है 7 लाख हेक्टेयर आपको देखने को मिलता है। उसमें से 1.5 लाख हेक्टेयर जो भूमि है वहाँ पर वर्ष में 2 फसलें ली जाती हैं और कुल भूमि का लगभग 62.6% जो है वो भाग सिंचित है, यानी सिंचाई के माध्यम से यहाँ पर खेती की जाती है। तो ये प्रमुख पूरा का पूरा जो क्षेत्र है यानी कश्मीर घाटी का जो प्रमुख अर्थव्यवस्था का जो आधार है वो है कृषि। अब कृषि के अंतर्गत हमने कहा कि कुल भूमि के लगभग 90% पर यहाँ पर खाद्यान्न फसलें उगाई जाती है, जिसके अंतर्गत हमने रागी का उदाहरण लिया था कि रागी यहाँ की प्रमुख फसल है। रागी के अलावा मक्का है यो यहाँ पर उगाया जाता है। कश्मीर घाटी के समतल भूभाग, जम्मू की पहाड़ियों के दक्षिण व स्थित जो संकरी मैदानी जो पट्टी है, पर्वतीय जो मंद ढाल है वो पूरे कृषि के क्षेत्र है, यानी जहाँ कहीं पर भी कृषि संभव हो पाती है उन सभी क्षेत्रों में यहाँ पर कृषि की जाती है। कृषि कई उपयुक्त काल सीमित होने का, यानी बहुत कम समय रहता है जो कृषि के लिए उपयुक्त रहता है, बाकी का जो रहता है वो बर्फ से ढका रहता है। तो यहाँ पर बहुत कम फसलें उगाई जाती हैं। प्रमुख जो फसल है वो चावल कश्मीर घाटी के अंतर्गत मुख्य रूप से उगाई जाती है। कुल कृषि भूमि का लगभग चौथाई भाग जो है यानी लगभग 25% जो भाग है वो यहाँ पर चावल का उगाया जाता है। इस प्रदेश की लगभग 30% भूमि पर चावल का उत्पादन किया जाता है सीढ़ीदार खेत के रूप में, यानी पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर सीढ़ीदार खेतों के अंदर इसे उगाया जाता है। मक्का दूसरी प्रमुख फसल है, लगभग 27% भाग पर उगाई जाती है। जम्मू कठुआ यहाँ के प्रमुख जिले हैं। पुंछ और डोडा ये अन्य जिले हैं जहाँ पर कृषि कार्य किया जाता है। खरीफ के मौसम में चावल जो है वो निचले वाले जो भाग है वहाँ पर उगाया जाता है और ऊपरी भागों में यहाँ पर मक्का उगाया जाता है। रागी का उत्पादन जो है वो लद्दाख जो क्षेत्र है वहाँ पर किया जाता है, यानी मोटे अनाज के अंतर्गत रागी गिना जाता है। जहाँ कहीं पर भी डेजर्ट होता है वहाँ पर मोटे अनाज उगाए जाते हैं। गेहूं जम्मू क्षेत्र की प्रमुख फसल है। पूरे प्रदेश का लगभग 80% गेहूं जम्मू के आसपास के क्षेत्रों में किया जाता है। इसके अलावा कठुआ, उधमपुर, पुंछ जिले हैं जहाँ पर गेहूं उगाया जाता है। कश्मीर घाटी में कुल गेहूं क्षेत्र का लगभग 12% क्षेत्र पाया जाता है और पूरे क्षेत्र की लगभग 21% भूमि है वह गेहूँ के उत्पादन में काम में ली जाती है। इसके अलावा दालें भी यहाँ पर उगाई जाती है। ये कुछ उत्पादन की सारणी है जो वर्षवार यहाँ पर 2001 तक के आंकड़े जो हैं वहाँ पर देखे जा सकते हैं। तो कुल खाद्यान्न यहाँ पर 13.29 दालें, मोटे अनाज, गेहूं और चावल देखे जा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर प्रतिशत की बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर चावल उगाया जाता है। मोटे अनाज जिसमें हमने रागी लिखाया है ये दूसरे नंबर पर है। थर्ड नंबर पर यहाँ पर गेहूँ उगाया जाता है। फोर्थ नंबर पर यहाँ पर दालें उगाई जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर अधिक शीतोष्ण फल के अंतर्गत आपके नाशपाती है, अंगूर है, अखरोट है, बादाम है, आड़ू है, सेब है, ये उगाए जाते हैं। इसके अलावा केसर जो सेफ्रॉन जो है वहाँ पर व्यापारिक फसल के रूप में उगाया जाता है। रबी के मौसम यानी सर्दियों के रूप में उगाए जाते हैं। और कश्मीर घाटी के अंतर्गत जो करेवा मिट्टी है, करेवा मिट्टी के जो जवाम है वहाँ पर इसकी खेती की जाती है। पर हेक्टेयर उत्पादन लगभग 700 ग्राम होता है, यानी 700 ग्राम 1 किलो से भी 300 ग्राम जो है कम यहाँ पर हेक्टेयर। लगभग आपके हेक्टेयर की बात करें तो लगभग 6-7 बीघा के अंतर्गत आपको 1 किलो से कम केसर देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर की जाती है। दूसरा, कृषि के अलावा यहाँ पर पशुचारण का कार्य किया जाता है। मुख्य व्यवसाय हैं तो जो पहाड़ी ऋतु प्रवास के रूप में ये चरागाह जहाँ पर भूमि मिल जाती है वहाँ पर ये इस प्रकार का कार्य करता है, क्योंकि जहाँ पर कृषि कार्य नहीं हो पाता है वहाँ पर पशुपालन का कार्य किया जाता है। भेड़ और गाय यहाँ पर पाले जाते हैं। गुज्जर बकरवाल जो है वो यहाँ पर पशुपालन के लिए प्रसिद्ध है और ट्रांस ह्यूमन्स के रूप में घाटियों के ऊपर गर्मियों के समय नीचे आ जाता है और जैसे ही सर्दियों के समय नीचे आ जाता है और जैसे ही पहाड़ों पर बर्फ़ पिघलती है गर्मियों के समय तो ये वो पहाड़ों के ऊपर क्षेत्रों में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से ऊपर से नीचे की तरफ इस प्रकार से ऋतु प्रवास करते रहता है। चरवाहों को काफ़ी कठिनाई का सामना यहाँ पर करना नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर आपको चारे की व्यवस्था अच्छी तरीके से हो जाती है। उद्योगों की बात करें तो औद्योगिक दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है।
क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन भी या इलेक्ट्रिसिटी के जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी कम हो पाए हैं। जैसे कि अभी वर्तमान में जब धारा 370 वगैरह और अलग अलग प्रकार के जो स्पेशल जो एक्ट है, आर्टिकल जो हटे हैं, तो उसके आधार पर कहा जा सकता है कि वर्तमान में यहाँ पर औद्योगिक अर्थव्यवस्था बदलेगी। यहाँ पर छोटे उद्योग देखने को मिलते हैं। उद्योगों में लगे जितने 60% जो भाग है वो कुटीर उद्योग यानी छोटे छोटे उद्योग जो हैं अपने घरों से ही संचालित की जाती हैं। कच्चे माल का अभाव है, तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कम देखने को मिलती है। फिर भी यहाँ पर लोहा, कोयला, चूना पत्थर, जिप्सम के जो भंडार मिलते हैं, तो उसके आधार पर चलने वाले उद्योग यहाँ पर चलते हैं। पशुकारण जो है वो व्यापारिक स्तर पर विकसित करने की संभावना है, लेकिन अभी भी यहाँ पर पारंपरिक तौर से किया जाता है। लेकिन यातायात के साधनों का अभाव है या फिर काफ़ी महंगा है, इसके कारण यहाँ पर लागत अधिक आती है, इसलिए यहाँ पर इस प्रकार के उद्योग विकसित नहीं हुए। फिर भी वस्त्र उद्योग जो है यहाँ पर, जैसे ऊनी और रेशमी वस्त्र, यहाँ पर कालीन वगैरह यहाँ पर बनाए जाते हैं। ऊनी शॉल पर पश्मीना और जरी का काम है। ऊनी गलीचे यहाँ के प्रसिद्ध है। श्रीनगर और जम्मू इसके प्रमुख केंद्र हैं। लकड़ी पर नक्काशी हो, चाहे आपके बल्ले हो या लकड़ी के जो कह सकते हैं स्पोर्ट्स के जो सामान है वो बनाए जाते हैं। इसके अलावा दरी वगैरह है यहाँ पर बनाई जाती है। इसके अलावा जवाहरात की पॉलिश का काम भी किया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर छोटे मोटे जो उद्योग हैं यहाँ पर किए जाते हैं। श्रीनगर में HMT का एक कारखाना स्थापित किया गया था। विद्युत शक्ति का उत्पादन धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है, और धीरे धीरे यहाँ पर जिस प्रकार से विद्युत शक्ति का उत्पादन बढ़ रहा है, उसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पर पर्यटन जो उद्योग है वो काफ़ी ज़्यादा विकसित है। क्योंकि यहाँ का गुलमर्ग हो, पहलगाम हो, सोनमर्ग हो, वुलर झील, लेह, अच्छा बल, जम्मू, ये प्रमुख पर्यटन क्षेत्र के रूप में उभरे हुए हैं। इसके अलावा धार्मिक केंद्रों के अंतर्गत वैष्णो देवी, अमरनाथ की जो गुफा है वह यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर वैष्णो देवी हो चाहे अमरनाथ हो, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पर्यटक पहुँचते हैं। यातायात की व्यवस्था की बात करते हैं तो परिवहन साधनों का काफ़ी सीमित विकार है। सड़कें प्रमुख साधन है। इसके अलावा यहाँ पर जो जम्मू का जो क्षेत्र है वहाँ पर तक आपके आसानी से रेल मार्ग से भी पहुँचा जा सकता है। तो कठुआ से जम्मू होता बनिवाल, श्रीनगर, बारामूला से होते हुए एक रोड यहाँ पर बनाया जा चुका है। विश्व की सबसे ऊंचा मोटर मार्ग यहाँ पर देखने को मिलता है। 1959 में बनियाल व जौहर सुरंग के बन जाने के बाद यहाँ पर महत्व बन गया है। यानी धीरे धीरे जिस प्रकार से विकास कर रहे हैं, तो कई प्रकार की सुरंगें और कई प्रकार के जैसे पुल जो बनाए जा रहे हैं उसके माध्यम से, जैसे कि चिनाब नदी पर भी अभी एक बहुत बड़ा सा पुल अभी बन रहा है, तो उसके माध्यम से यहाँ पर जो यातायात के साधनों का जो विकास है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। श्रीनगर से कारगिल होते हुए लेह को मार्ग जाता है। हिमाचल प्रदेश में मनाली से लेह जाने के लिए सड़क बनी है। विश्व की सबसे ऊंची सड़क है जो लगभग 4270 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसके अलावा 4 दर्रे से यहाँ पर सड़कें गुजरती है। सड़कों का जो जाल है वह प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी भाग पर देखने को मिलता है। इस प्रकार से श्रीनगर घाटी या जम्मू प्रदेश है सड़कों का सबसे अधिक घनत्व रखते हैं। तो यहाँ पर रेल मार्गों की बात करें तो मात्र 77 किलोमीटर क्षेत्र यहाँ पर रेल मार्ग से घिरा हुआ है। जम्मू कश्मीर को पठानकोट से ये क्षेत्र जोड़ता है। इस समय जम्मू यहाँ का प्रमुख रेलवे स्टेशन है। इसे थोड़ा सा कटरा तक भी बढ़ाया जा चुका है। जम्मू कश्मीर में जम्मू तवी और उधमपुर के बीच में लगभग 53.2 किलोमीटर लंबा एक रेल मार्ग बनाया जा रहा है, और दोनों के बीच की जो सड़क दूरी है उसको 13 किलोमीटर कम करने में इसका योगदान रहेगा। लगभग 12 सुरंगों से 5.1 किलोमीटर लंबी सुरंगों में से ये होते हुए गुजरेगा, और विश्व की सबसे लंबी सुरंग के रूप में कहलाएगा। ये पुरानी बात हो चुकी है, अब ये हो चुका है, और कायाकल्प होने के बाद ये अब सुरंगें स्टार्ट हो चुकी है। इसके अलावा श्रीनगर, जम्मू, लेह यहाँ पर हवाई अड्डे हैं, और लेह और वैष्णो देवी के लिए यहाँ पर वायुसेना और विभिन्न प्रकार के हेलीकॉप्टर की सुविधाएं भी उपलब्ध है। तो इस प्रकार से ये जो कश्मीर घाटी है, जम्मू है, मीरपुर, लद्दाख, देवसाई, स्काई, गिलगित, बाल्टिस्तान, अक्साई चीन, ये इसके प्रमुख क्षेत्र हैं जो यहाँ पर प्रमुख रूप से डेवलपमेंट हो रखे हैं। इस प्रकार से आपका कश्मीर घाटी का चैप्टर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।